Welcome to my channel, Rudy's Legal World. So right now we gonna do SEBI लोडा का वन टाइम compliance and quarterly compliance. ऑल्सो वी गना कवर कि SME एक्सचेंज के लिए क्वार्टरली कंप्लायंस क्या होगा और SME एक्सचेंज के लिए हाफ ईयरली कंप्लायंस क्या होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट से एंड बिफोर आई गो हेड दिस इज कम्प्लीटली अमेंडेड लेक्चर दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज दैट कि वन टाइम कंप्लायंस जो एक ही बार करते हैं तो रेगुलेशन 6 क्लॉज 1 के 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से क्या बोला है, जो लिस्टेड एंटिटी है वो अपॉइंट करेगी कंपनी सेक्रेटरी को एज अ कंप्लायंस ऑफिसर. तो 6(1) में ये दिया है वन टाइम कंप्लायंस की. 6(1) में लिस्टेड एंटिटी जो है वो CS को अपॉइंट करेगी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर. उसके बाद 7 क्लॉज 1 में क्या दिया है बेटा, दैट इज़ वन टाइम कंप्लायंस की. 7 क्लॉज 1 में क्या दिया है कि लिस्टेड एंटिटी जो है वो अपॉइंट करेगी शेयर ट्रांसफर एजेंट को, या फिर वो इन हाउस शेयर ट्रांसफर एजेंट भी मैनेज कर सकती है. लेकिन अगर इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी, अगर तभी मिल पाएगी अगर आपकी जो सिक्योरिटी होल्डिंग है वो लेस देन 1 लाख है. मतलब वो एक्सीड नहीं कर रही है 1 लाख को. आपकी सिक्योरिटी होल्डिंग जो है, जो सिक्योरिटी होल्डर्स है आपके टोटल इन नंबर, अगर वो 1 लाख से कम है तब तो आप इन हाउस से करा सकते हो. लेकिन अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है, एक्सीड कर रहे हैं ना, तो या तो आप अपने आप को, अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लो एज कैटेगरी 2 STA, या फिर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा RTA. तो मैंने क्या बोला कि बेसिकली कंपनी जो होती है ना, अपॉइंट करती है STA या फिर मैनेज करती है इन हाउस STA. मैनेज तब तक कर सकती है इन हाउस STA जब तक उसकी सिक्योरिटी होल्डिंग 1 लाख तक है. जैसे 1 लाख से ऊपर जाते हैं तो कंपनी को या तो खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है एज अ कैटेगरी 2 STA, या फिर अपॉइंट करना पड़ता है RTA या फिर STA को. तो दिस इज 6(1) जहाँ पे हमने अपॉइंट करने की बात कही थी CS की. दिस इज 7(1) जहाँ पे हमने बात की थी अपॉइंट करने की किसको, बेटा जी, STA को. ठीक है. फिर आता है रेगुलेशन 9 विच सेज दैट प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पर क्या बात की है देखना कि जो लिस्टेड एंटिटी है, ये रेगुलेशन 9 की बात हो रही है कि जो लिस्टेड एंटिटी है उसके वो पॉलिसी बनाएगी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. और ये जो पॉलिसी है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिजर्व कर सकती है फिजिकली भी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक करना चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकती है. और इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की भी दो चीज़ें, या तो परमानेंट प्रिजर्वेशन होता है या तो फिर 8 years वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रिजर्व करने वाली पॉलिसी होती है. तो इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे करना पड़ेगा, और वो पॉलिसी को अप्रूव कराना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से. तो यहाँ पे हमने वन टाइम कंप्लायंस बेटा जी 3 कंप्लायंसेस देखे अभी तक के, और 3 ही हैं अभी. दैट इज 6(1), 7(1) एंड द नेक्स्ट वन इज 9. तो ये कंप्लायंस हो गए आपके वन टाइम कंप्लायंस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद क्वार्टरली कंप्लायंस. सो लेट मी गिव यू वन सरप्राइज. जो आप क्वार्टरली कंप्लायंस करने वाले हो यहाँ तक के, इसे में आपका क्वार्टरली कंप्लायंस SME के लिए होगा यहाँ तक, और SME का हाफ ईयरली कंप्लायंस होगा ये. सो अगर हम क्वार्टरली कंप्लायंस करते हैं मेन बोर्ड के लिए, तो साथ ही साथ आपका SME का क्वार्टरली भी हो जाएगा और SME का हाफ ईयरली भी हो जाएगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट. देखना सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे कि इन्वेस्टर कंप्लेंट. अब इन्वेस्टर कंप्लेंट्स 13(3) की बात हो रही है. क्वार्टरली कंप्लायंस किया जा रहा है कि लिस्टेड एंटिटी जो है वो फाइल करेगी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर, स्टेटमेंट फाइल करेगी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ. कब फाइल करेगी? विद इन 21 days फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर. ठीक है, विद इन 21 days फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर. सेम SME एक्सचेंज के लिए भी ये है कि विद इन 21 days फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर क्या करना पड़ेगा बेटा, एक इन्वेस्टर कंप्लेंट का जो भी स्टेटमेंट है वो देना पड़ेगा. स्टेटमेंट में क्या होगा, दैट नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट पेंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, कि कितने इन्वेस्टर की कंप्लेंट पेंडिंग है एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, कितने रिसीव्ड हुए ड्यूरिंग द क्वार्टर, कितने सॉल्व किए हमने ड्यूरिंग द क्वार्टर, कितने अनसॉल्व रहे ड्यूरिंग द क्वार्टर. सो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किसको देना पड़ेगा, लिस्टेड एंटिटी को, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा विद इन 21 days फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर. और अगर हम यहीं पे SME एक्सचेंज का देखते देखते चले तो यहाँ पे SME एक्सचेंज का क्वार्टरली खत्म हो जाएगा. SME एक्सचेंज के बारे में बोल रहा है कि रिकॉन्सिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट. ये जो शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट है उसका रिकॉन्सिलेशन का रिपोर्ट आप कभी दोगे, विद इन 30 days फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर. वही 30 जुलाई, मतलब जो भी है, विद इन 30 days फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर. तो ये क्या था, रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड ऑडिट रिपोर्ट. तो अगर हम SME की बात करें ना यहाँ पे, तो 2 रिपोर्ट जाएगा SME को, इन्वेस्टर कंप्लेंट एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड ऑडिट रिपोर्ट. अभी हमारा क्वार्टरली खत्म नहीं हुआ है, अभी ये क्वार्टरली ही चल रहा है. अब क्वार्टरली में नेक्स्ट क्या जाएगा, ये तो पहला था अपना इन्वेस्टर कंप्लेंट. क्वार्टरली ये मेन बोर्ड की बात हो रही है. अब क्वार्टरली में दूसरा क्या जा रहा है, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट. नाउ व्हाट इज क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट बेटा जी, तो लिस्टेड एंटिटी जो है वो सबमिट करेगी क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो बेसिकली ये जो कंप्लायंस है
क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट है। ये जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस रिपोर्ट। तो लिस्टेड एंटिटी जो है वो क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस रिपोर्ट देगी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, और यहाँ पे है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फॉर्मेट एंड टाइम स्पेसिफाइड बाय द सेबी, जैसा सेबी बताएगी। ऑल राइट, तो हमने अभी तक लिस्ट है। मेन बोर्ड में कौन कौन सी देखी, एक तो इन्वेस्टर कंप्लेंट जाएगी, एक क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कोगो जाएगी। ठीक है, कोगो इफ नोबडी नोज मी देन कोगो इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन यहाँ पर जाएगी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, 30, अभी हमने क्या क्या देखा, 13(3) देखा, 27(2) देखा। अभी हम करें 31(1) भी, देन वी हैव टू डू 32(1) एंड देन वी हैव टू डू 33(3) एंड देन वी वुड सॉर्टेड विद क्वार्टरली कंप्लायंस। तो अब जा रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है बेटा जी, लिस्टेड एंटिटी जो है वो सबमिट करेगी स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इन द फॉर्मेट एंड टाइम एज पर सेबी अच्छा ये इसका सॉरी विद इन 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो बेसिकली इसमें क्या बोला है कि सब में देख रहे हो आपके लिस्टेड एंटिटी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को दे रही है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को दे रही है। तो यही गेम है कि भाई देगी तो लिस्टेड एंटिटी देगी, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को देगी। क्या देगी, सबमिट करेगी स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज की कितने सिक्योरिटीज होल्ड किए हुए हैं, ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज कितने हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी कितना है, वो विद इन 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर बताएगी। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखते हैं विच इज स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन। अब ये क्या होता है, लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को देगी, क्या देगी, शेल सबमिट स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन फॉर क्वार्टरली बेसिस टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 21 डेज देना है ये भी, टिल सच time the issue proceeds have been fully utilized or the objective of for which it was taken has been achieved. So basically what does it say, statement of deviation or variation कि statement of deviation or variation जो आपने fund raise किया है, basically statement of deviation or variation जो आपने fund raise किया था, अब वो fund में क्या deviation है, क्या variation है, उसका report आपको देना पड़ेगा कि देखना स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन फॉर कि पब्लिक इश्यू में क्या है, राइट इश्यू में क्या है, प्रेफरेंशियल इश्यू में क्या है एक्सेट्रा। तो ये आपको विद इन 21 डेज देना पड़ेगा। और कब तक देना पड़ेगा बेटा, जब तक कि आपने जो देखना है यहाँ पे, जब तक कि आपने जो आपने प्रोसीड लिए थे इशू में, आपको जो पैसे मिले थे वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो गए या फिर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लिए थे वो अचीव नहीं हो गए, तब तक आपको देना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन। देन वी हैव गॉट फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में क्या बोला है देखना, ये 32(1) था। तो अभी तक अगर रेगुलेशन की बात करें 13(3) विच इज इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, देन वी हैव गॉट 27(2) विच इज क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कोगो, देन वी हैव गॉट 31(1) भी विच इज शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड 32(1) विच इज स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन, देन वी हैव गॉट 33(3) विच इज फाइनेंशियल रिजल्ट। इसके बारे में क्या बोला है देखना कि लिस्टेड एंटिटी जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करेगी क्वार्टरली बेसिस पे, प्लस कॉपी ऑफ लिमिटेड रिव्यू रिजल्ट भी देगी, स्टॉक एक्सचेंज को देगी। इन केस लिस्टेड कंपनी हैज सब्सिडियरीज तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देगी। अब ये कब देगी, तो विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर देगी, अदर देन लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर को छोड़ के देगी ना, क्वार्टरली रिपोर्ट देगी, लास्ट में तो ईयर टू डेट आ जाएगा, एनुअल आ जाएगा। तो लिस्टेड एंटिटी हर क्वार्टर में देगी, लास्ट वाले को छोड़ के विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर, खत्म। फिर लिमिटेड रिव्यू रिजल्ट जो है साथ में आपका फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ लिमिटेड रिव्यू। तो बेसिकली एक बात याद रखना कि लिस्टेड एंटिटी जब देती है क्वार्टरली बेसिस पे तो वो अनऑडिटेड होता है, ऑफकोर्स वो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट तो होता नहीं, तो इसीलिए उसके साथ कॉपी ऑफ लिमिटेड रिव्यू रिजल्ट देना पड़ता है। लिमिटेड रिव्यू रिजल्ट जो है आपका वो सर्टिफाई होना चाहिए बाय CEO एंड या फिर CFO। ठीक है, फिर ये अपना खत्म हो गया आप क्वार्टरली कंप्लायंस। सो नाउ इफ वी गो मूव फॉरवर्ड तो देखना मूव बैकवर्ड सॉरी कि 13(3) हमने किया इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, देन वी डिड 27(2) विच इज क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, 31(1) भी विच इज शेयर होल्डिंग पैटर्न, 32(1) विच इज statement of deviation or variation, 33(3) which is financial result. So this was the quarterly compliance for the main board। और यहीं पे अगर हम देखें तो इन्वेस्टर कंप्लेंट्स और रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट जो 30 डेज में देना ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये हो गया अपना SME का क्वार्टरली कंप्लायंस, और ये हो गया, ये तीन हो गया SME का हाफ ईयरली कंप्लायंस विच इज शेयर होल्डिंग पैटर्न, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ये तीनों जो बेसिकली इफ वी सी तो 21 45 है ना कि 21 डेज में देना है, 21 डेज में देना है 45 में, तो ये तो यहाँ पे 45 ही रहेगा। ठीक है, ये वाला भी 21 ही रहेगा, ये वाला जो खाली है ये SME के हाफ ईयरली में 45 हो जाएगा। तो 21 डेज फ्रॉम हाफ ईयर
ये तो क्वार्टरली जा रहा है, बट ये तो हाफ ईयरली है ना एसएमई का, तो 21 डेज फ्रॉम हाफ ईयर, 45 डेज फ्रॉम हाफ ईयर, 45 डेज फ्रॉम half year. So I was able to explain this to you. If somebody wants to take a screenshot, can take it. So in the next video we will move forward with yearly compliances क्या है and then event based compliances क्या है. All right, bye for now.